हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन भौगोलिक विस्तार की सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो में हमारी जो टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं व्यापम के, तो इन सभी को टारगेट करते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर व्यापम के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी को टारगेट करके ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमने इसके पहले मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो कवर कर लिया था। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे मालवा प्लेटू के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन मालवा प्लेटू के बारे में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटू एरिया है। सबसे लार्जेस्ट प्लेटू एरिया मालवा प्लेटू है। यहाँ पे आपको ये मैप में दिख भी रहा होगा। लगभग ये 88,222 किलोमीटर स्क्वायर में या वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही साथ यदि प्रतिशत हम देखें तो मालवा प्लेटू का परसेंटेज 28.6% होगा। तो मालवा का जो प्लेटू है इसका प्रतिशत 28.6% होगा। मध्य प्रदेश के कांस्टेबल के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 2016 में। तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन देखा कि सबसे लार्जेस्ट प्लेटू एरिया है, प्रतिशत है 28% और क्षेत्रफल या एरिया हो जाएगा 88,222 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे मालवा के पठार के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व में क्या है। तो मालवा पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार या इंग्लिश में बोल देते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेटू का क्षेत्र होगा। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है, पश्चिम या वेस्ट में अरावली श्रेणी है, पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है या उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, और दक्षिण दिशा में नर्मदा सोन घाटी से क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल 2016 में पूछा जा चुका है। अब इसे मैप में समझो तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आप सभी को ये बीच में दिख रहा है मालवा प्लेटू का हिस्सा। मालवा प्लेटू के साउथ में, दक्षिण में नर्मदा सोन वैली है। यहाँ पे दिख भी रहा है साउथ में नर्मदा सोन वैली या सतपुड़ा रेंज, ये दोनों आपको दक्षिण दिशा में दिखेगा। इसके बाद हम देखते हैं मालवा प्लेटू के उत्तर में क्या है, सेंट्रल इंडिया प्लेटू या मध्य भारत का पठार। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है मैप में मध्य भारत का पठार उत्तर दिशा की ओर। फिर पूर्व दिशा की ओर या फिर ईस्ट साइड में होगा रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना पठार। और ये जो हिस्सा आ रहा है पिंक वाला, ये है उत्तर पूर्वी दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में हो जाएगा बुंदेलखंड प्लेटू का क्षेत्र। और ये पूरे वेस्ट में फैला हुआ है अरावली, या फिर हम स्टेट की बात करें तो राजस्थान और गुजरात। तो ये हो जाएंगे पॉइंट कि मालवा प्लेटू की उत्तर दिशा की ओर मध्य भारत का पठार है, दक्षिण दिशा की ओर नर्मदा सोन वैली है, पूर्व दिशा की ओर रीवा पन्ना प्लेटू है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर बुंदेलखंड प्लेटू है, और वेस्ट में या फिर पश्चिम दिशा की ओर अरावली श्रेणी है। ये हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्रम में। मालवा के पठार का विस्तार अरावली और विंध्य पर्वत में फैला हुआ है। ये एमपीपीएससी 2008 के क्वेश्चन में आ चुका है प्रीलिम्स में कि मालवा के पठार का विस्तार कौन से दो पहाड़ी भाग में आप रेंज में फैला हुआ है, तो अरावली और विंध्य पर्वत। यहाँ पे देखो अरावली आप लोगों को अभी बताया ना, ये पूरा अरावली फैला हुआ है, तो अरावली और यहाँ पे नीचे आपका विंध्याचल रेंज, इन दो पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मालवा में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गंगा व नर्मदा के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एमपीपीएससी में ये भी पूछा जा चुका है। अब ये है क्या, इसको मैप में समझो। ऊपर आपकी गंगा नदी फ्लो कर रही है, गंगा नदी ऊपर है, और नीचे हमारी यहाँ पे नर्मदा नदी फ्लो कर रही है। गंगा और नर्मदा के बीच में जो वाटर डिवाइड का काम कर रहा है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल यहाँ पे फैला हुआ है जिसकी वजह से गंगा और नर्मदा मिल नहीं पाते, तो गंगा नदी और नर्मदा नदी के बीच में मालवा में फैला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जल विभाजक का कार्य करता है। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मालवा का पठार है वो नर्मदा और चंबल नदी के मध्य जल विभाजक का काम करता है। ये भी ग्रुप 4 के 2016 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है गाइस। तो यहाँ पे देखो विंध्याचल पर्वतमाला ये फैली हुई है। विंध्याचल पर्वतमाला में ये जानापौ पहाड़ी जहां से चंबल नदी निकलती है।
और नीचे हमारी नर्मदा नदी फ्लो कर रही है और बीच में हमारा मालवा आ गया, जो कि इन दोनों को मिलने नहीं दे रहा, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। अब इसे एक बार फिर से मैं अलग से मैप में बताती हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। यहाँ पे मैप में देखिएगा इसे, ये यहाँ पे गंगा नदी फैली हुई है, यहाँ पे इधर बह रही है नर्मदा नदी, और इधर हमारी इस तरह से चंबल नदी। ये तीन नदियों का मैंने पॉइंट बताया आपको। पहले गंगा नदी और नर्मदा का देखते, तो गंगा नदी और नर्मदा नदी के बीच में विंध्याचल पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करता है, जिसकी वजह से ये दो नदियां नहीं मिल पाती। जल विभाजक मतलब वाटर को डिवाइड कर रहा है, गंगा अलग नर्मदा अलग, तो विंध्याचल बीच में आ गया, ये होगा पॉइंट। फिर चंबल नदी इस तरह से ऊपर की ओर जा रही है, फ्लो करते हुए जानापाव से निकलती है, और नीचे नर्मदा नदी। इन दोनों के बीच में क्या है, मालवा प्लेटू, जो इन दोनों को मिलने नहीं दे रहा। चंबल और नर्मदा के बीच में मालवा प्लेटू जल विभाजक का कार्य करेगा। ये जो दोनों पॉइंट है ये एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना। एक बार अलग से मैं फिर से यहाँ पे साइड में बना के बताती हूँ। यहाँ पे देखिएगा साइड में, यहाँ पे आपकी गंगा नदी है, यहाँ पे नीचे नर्मदा नदी है। इन दोनों के बीच जल विभाजक कौन बना हुआ है, विंध्याचल। ओके, ये पॉइंट पहला। फिर मैंने बताया ये चंबल नदी जा रही है और उसके बाद नीचे नर्मदा नदी। इन दोनों के बीच जल विभाजन कौन कर रहा है, मालवा। मालवा का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से या लावा से, वॉल्केनो से हुआ है इसका निर्माण। वॉल्केनिक इरप्शन से मालवा का क्षेत्र बना। अब जहां पे वॉल्केनो इरप्शन से कोई क्षेत्र बन रहा है तो वहां पे आग्नेय चट्टानियां, इग्नियस रॉक पाई जाती, जिसका एक टाइप है बेसाल्ट चट्टान। तो मालवा में आग्नेय चट्टानियां फिर बेसाल्ट रॉक पाई जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे काली मिट्टी का निर्माण होता है गाइस। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल को ही कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं, कॉटन सॉइल और लावा सॉइल। तो काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी, ये तीन मिट्टियां जो है एक ही मिट्टी के नाम है, मालवा में पाई जाती हैं। अब इसको कपासी मिट्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती हो सकती है अच्छे से, कपासी मिट्टी, कॉटन सॉइल, और गेहूं की भी खेती काफी अच्छे से हो सकती है। तो गेहूं की खेती और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बेस्ट होती है। सर्वाधिक काली मिट्टी मालवा में ही हमें देखने को मिलती है, जिसको हम कॉटन सॉइल और लावा सॉइल भी बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो हमारा मालवा का क्षेत्र है वॉल्केनो से बना है, ज्वालामुखी उद्गार से बना है, जिसकी वजह से यहाँ पे इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, आग निकलता है ना ज्वालामुखी से, दूसरी से आग्नेय चट्टान मिलती है या बेसाल्ट चट्टान मिलती है, जिसकी वजह से काली मिट्टी या कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम। मालवा के क्षेत्र में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसको हम नदियों का मायका कहते हैं। अब ये एग्जाम में पूछा जा चुका था, नदियों का मायका क्यों कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे क्षेत्र से ही चंबल नदी निकल रही है, मालवा के क्षेत्र से चंबल, सिंध, बेतवा, छिप्रा, ये सारी नदियां निकलती तो है मालवा से, उद्गमित होती है मालवा से, लेकिन यमुना में जाके आगे यूपी में मिलती हैं। तो जैसे बेटियों का जन्म होता है माँ के घर में, मायका बोलते हैं ना उसको, और उनकी शादी हो जाती ससुराल में, वहां पे जाके वो बस जाती हैं। उसी प्रकार से नदियों को लेके बोल रहे हैं कि नदियों का जन्म जो हो रहा है अपने माँ के घर में, मायका में हो रहा है, मालवा में, लेकिन वो जाके खत्म हो रही है यूपी में जाके यमुना से मिल रही। तो चंबल, सिंध, बेतवा, ये सारी नदियां मालवा से ही निकलती हैं। तो नदियों का मायका, और भी छोटी छोटी नदियां यहीं से निकलेंगी तो नदियों का मायका कहेंगे इसे हम। अधिकांश नदियां मालवा के पठार से निकलती हैं और यमुना नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पे देखो बना हुआ भी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना नदी तंत्र में मिल जाती हैं। अब इसी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मालवा के पठार में दो अफवाह तंत्र या दो नदी तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो यमुना नदी तंत्र। अब ये क्यों बोल रहे हैं इसको समझना। हमारी यमुना नदी तो यूपी में बह रही है भाई, ठीक है, लेकिन एमपी से निकलती ना चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, और मिलती तो यूपी में जाके यमुना से है। दैट्स वाई यमुना नदी तंत्र। और अरब सागर तंत्र भी हमें देखने को मिलेगा। माही नदी जरूर धार से निकलती है लेकिन अंत में अरब सागर में समाहित हो जाती है। नर्मदा, ताप्ती नदी ये भी अरब सागर में मिल जाती हैं। तो दो अफवाह तंत्र या नदी तंत्र है मालवा में, एक तो यमुना नदी तंत्र और अरब सागर तंत्र, या फिर बेसिन भी लिखा रह सकता है। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी था कि आपके घर में ये बेसिन है। अब इस बेसिन में एक गिलास पानी डालो या फिर एक टब भर के पानी डाल दो या नल खुला छोड़ दो, सब जा तो एक ही रास्ते से रही है ना। तो वैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चंबल नदी जरूर एमपी से निकल रही है गाइस, लेकिन अंत में यमुना से मिल रही है। सिंध नदी जरूर मध्य प्रदेश से निकलती है मालवा से, लेकिन यमुना से मिल रही। तो अंत में यमुना से ही जब सब मिल रहे हैं,
इसलिए यमुना नदी तंत्र बोलते हैं हम। माही नदी जरूर धार से निकलती है लेकिन अंत में अरब सागर में मिलती है, तो इस वजह से अरब सागर तंत्र से बोला जाएगा। ओके, मालवा पठार में वर्षा अरब सागर मानसून से होती है। अब आप सभी को मैंने बताया था ये इंडिया में हमारा एमपी बीचों बीच है और यहाँ पे अरब सागर से हवाएं आएंगी और मध्य प्रदेश में पहुंचेंगी, तो अरब सागर मानसून से वर्षा होगी मालवा में। पठार का जो ढाल है गाइस दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसको समझना। ये हमारा मालवा का क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो पठार पाए जा रहे हैं, नीचे हमारा साउथ है और ऊपर नॉर्थ है, तो पठार का जो ढाल है साउथ से नॉर्थ की ओर है। इस वजह से नदियां इधर इस तरह से फ्लो करती हुई जाती हैं। चंबल नदी आपको नीचे कहाँ आती है, ऊपर चले जाती ना। सिंध नदी नॉर्थ दिशा में जा रही ना फ्लो करती हुए, तो साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर स्लोप गया है। इस तरह से नदियां ऊपर की ओर फ्लो करती हुई जा रही हैं यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा पूरे देश का लगभग 75% सोयाबीन मालवा में उत्पादित होता है। पूरे देश का गाइस यहाँ पे बात हो रहा है, सोयाबीन 75% हमारे मालवा में ही उत्पादित होता है, प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का। इस वजह से सोया स्टेट कहेंगे हम मध्य प्रदेश को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे देश का 75% सोयाबीन उत्पादित होता है गाइस, स्पेशली मालवा के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के लगभग 19 जिले मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। एक बार इसे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर मैप में भी देखेंगे। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, गुना, अशोकनगर, सागर और नीमच। लगभग ये 19 जिले हैं जो मालवा पठार के अंतर्गत आएंगे। और इससे भी क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है। कैसे क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन क्या था कि मालवा पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रही हूं, आप लोग मुझे कमेंट में ऑप्शन का आंसर बताना। ठीक है, आप लोगों को बताना है। एक लिखा हुआ था झाबुआ, इसके अलावा लिखा हुआ था सीहोर, इसके अलावा लिखा हुआ था गुना और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ था खरगोन। अब आप बताओ इनमें से कौन सा जिला मालवा पठार के अंतर्गत नहीं आता? खरगोन जिला नहीं आएगा ना। ओके, इतना इजी तो था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। पहले इसको मैप में हम समझ लेते हैं कौन कौन से जिले मालवा पठार के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे मैप में समझिएगा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर और अशोकनगर, ये लगभग सारे जिले जो आपको देखने को मिल रहे हैं, और गुना भी, ये सारे जिले जो आपको देखने को मिल रहे हैं, लगभग 19 जिले जो हैं मालवा प्लेटू के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर, फिर धार, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, सागर, विदिशा, अशोकनगर और गुना। अब इसी में आपको बताना है कि कौन सा जिला मालवा में शामिल नहीं है। कमेंट में सभी को बताना है। ठीक है, ऑप्शन में लिख रही हूं, ऑप्शन नंबर 1 गुना, ऑप्शन नंबर बी राजगढ़, ऑप्शन नंबर सी है नीमच और ऑप्शन नंबर डी है हरदा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा जिला नहीं शामिल है मालवा में। ठीक है गाइस, तो ये हमने जिले देख लिए जो कि मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मालवा का नाम कैसे मालवा पड़ा। मालवा का नामकरण मालव जाति के आधार पे औलिकर वंश के शासकों ने किया था। तो मालव जाति एक पाई जाती थी, उसी के आधार पे इसका नाम मालवा रख दिया गया। यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो है मालवी, भीली, क्योंकि यहाँ पे भीली जनजाति पाई जाती है गाइस, झाबुआ, अलीराजपुर, धार के क्षेत्र में, तो भीली बोलते हैं यहाँ पे। और निमाड़ से मालवा का हिस्सा टच होता है, इस वजह से निमाड़ी भाषा भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मालवी, भीली और निमाड़ी बोली यहाँ पे बोली जाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्क रेखा 23.5 अंश की अक्षांश रेखा जो है, लैटिट्यूड लाइन जो है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं इंग्लिश में, मालवा पठार के मध्य भाग से होकर गुजरती है। और इस पठार के 9 जिलों से होकर गुजरती, मैंने क्या बोला, मालवा के पठार से
कर्क रेखा होकर गुजरेगी लगभग यहाँ पे 9 जिलों से। यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट है, इसे समझना। पहला तो हम देखते हैं पठार से 9 जिलों से होकर गुजर रही है, लेकिन अगर मैं टोटल एमपी से पूछूं तो एमपी के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, एमपी में अगर पूछे टोटल कितने जिलों से कर्क रेखा होकर जाती है तो 14 जिलों से, लेकिन इसमें से 9 जिले जो मालवा में पाए जाते हैं उनसे कर्क रेखा होकर गुजरेगी। तो 9 जिले तो मालवा में ही पा लिए गए जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है गाइस। अब इनमें से कौन कौन से जिले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और सागर। ये भी पटवारी 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अब इसे यहाँ पे देखिएगा मैप में, तो हम देखते हैं रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और सागर। इन 9 जिलों से होकर जाती है कर्क रेखा। ठीक है, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर और रायसेन। मालवा के 9 जिले बोल रही हूं मैं, ये ध्यान रखना, मालवा के 9 जिले। और मध्य प्रदेश का अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है। दो अलग अलग फैक्ट है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फयान नाम का चीनी यात्री यहां से होकर गुजरता है, जो कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो फयान नाम का चीनी यात्री मालवा से होकर गुजरा और उसने कह दिया कि भाई मालवा की जलवायु, क्या जलवायु है, क्या क्लाइमेट है, विश्व का सबसे बेस्ट क्लाइमेट कह दिया उसने, कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा में ही पाई जाती है और यहाँ की जो जनता है सबसे खुशहाल जनता है, ये कह दिया फयान भैया ने। तो ये जरूर ध्यान रखना कि फयान नाम का चीनी यात्री अपने मालवा से होकर गुजरेगा और मालवा के क्लाइमेट को सबसे बेस्ट क्लाइमेट कह देगा। और फयान नाम का जो चीनी यात्री है वो गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आपको कमेंट करके बताना है कि जो मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा के कितने जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरेगी। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से मालवा को 4 भागों में बांटा गया है। अब इसे हम देखते हैं 4 भागों में प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बांट रहे हैं। पहला भाग है उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र या दशान क्षेत्र, इंग्लिश में बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट प्लेटू एरिया। सेकेंड है केंद्रीय पठार क्षेत्र, सेंट्रल प्लेटू एरिया। फिर है पश्चिमी पठार क्षेत्र, वेस्टर्न प्लेटू एरिया। और नर्मदा घाटी का भाग गया निमाड़ की समतल भूमि, नर्मदा वैली एरिया। अब इसे यहाँ पे समझना, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र। इसके अंतर्गत विदिशा, भेलसा, बेसनगर, ग्यारसपुर क्षेत्र आता है। इसका ओल्ड नेम अकार या दशान था और इसमें जो प्रमुख जिला है वो विदिशा होगा। इसे मैप में देखना, ये जो आपको विदिशा दिख रहा है गाइस, इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र बोल देंगे। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से जो डिवाइड कर रहे हैं ना मालवा को, उसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख जिला विदिशा, जिसका ओल्ड नेम दशान हुआ करता था। ये पॉइंट मैंने बताया। इसके बाद केंद्रीय पठारी क्षेत्र में रतलाम, उज्जैन, धार, मांडू का क्षेत्र आएगा। इसको भी मैप में देख लो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उज्जैन, धार में ही मांडू है अपना, तो ये दोनों जो प्रमुख रूप से हो गया रतलाम, ये आपका हो जाएगा केंद्रीय पठारी क्षेत्र में। सेंट्रल जो मालवी क्षेत्र होगा उसमें आ जाएगा। इसके अलावा जो मंदसौर का क्षेत्र है ये पश्चिमी पठारी क्षेत्र में आएगा। मंदसौर का हिस्सा पश्चिमी पठारी क्षेत्र में, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मंदसौर व धमनार, धमनार अपना मंदसौर में ही है, तो मंदसौर या धमनार का क्षेत्र आता है पश्चिमी पठारी क्षेत्र में। और नर्मदा घाटी के विभाग में, नर्मदा के जो क्षेत्र है उसको निमाड़ बोलते, तो निमाड़ की समतल भूमि, उसमें खरगोन का महेश्वर और ऊन और देवास का नेमावर आ जाएगा। इसका पुराना नाम अनूपदेश हुआ करता था। यहाँ पे देखो ये जो नीचे हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे आप सभी को पता है नर्मदा सोन घाटी फैली हुई है नीचे वाले इलाके में, तो यही बोल देते हैं नर्मदा घाटी का क्षेत्र, जिसमें हमारा खरगोन के पास महेश्वर है और ऊन है, तो खरगोन के पास महेश्वर और ऊन और देवास के पास नेमावर हो जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो ऊन है गाइस, ये जैन तीर्थ स्थल है, ऊन जैन तीर्थ स्थल होगा और ऊन को निमाड़ या मालवा का खजुराहो कहा जाता है। ये उपाधि मिली है उनको, जो हमारे
खरगोन के पास ऊन है, इसमें ऊन जो क्षेत्र होगा उसको निमाड़ का या फिर मालवा का खजुराहो कहा जाता है। वैसे तो खजुराहो अपना छतरपुर में है, लेकिन अगर यहाँ पे उपाधि के रूप में देखा जाए तो ऊन को मालवा या निमाड़ का खजुराहो कहेंगे। और ऊन जैन तीर्थ स्थल है प्रमुख रूप से। साथ ही यहाँ का जो पूरा क्षेत्र समतल व उपजाऊ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा मालवा को प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला था उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र या दशार्ण क्षेत्र, इसमें विदिशा का हिस्सा आ जाएगा। फिर केंद्रीय पठारी क्षेत्र में रतलाम और उज्जैन है। पश्चिमी पठारी क्षेत्र में मंदसौर है और नर्मदा घाटी का भाग या निमाड़ की समतल भूमि में महेश्वर ऊन क्षेत्र और देवास का निमावट क्षेत्र हो जाएगा। ये हमने पॉइंट डिस्कस किए। अगर आप देखोगे तो इतना डिटेल में वीडियो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा गाइस। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस सारे एग्जाम को टारगेट करके मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि इसमें किस तरह से पूरे टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मालवा की पठार का जो क्लाइमेट है गाइस उसको बोला जाता है समशीतोष्ण जलवायु या फिर टेम्परेट क्लाइमेट। इंग्लिश में बोल देंगे टेम्परेट क्लाइमेट या हिंदी में बोलेंगे समशीतोष्ण जलवायु। ना बहुत अधिक यहाँ पे गर्मी होती है ना बहुत अधिक ठंडी होती है। और ये जेल प्रहरी 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि मालवा का क्लाइमेट कैसा है, तो समशीतोष्ण हो जाएगा। मालवा में सर्वाधिक गर्मी मई के मौसम में पड़ेगी और ठंड में दिसंबर जनवरी के समय ठंड ज्यादा होती है। मालवा की पठार की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट की बात कर रही हूं मैं, एवरेज हाइट जो होगी 500 मीटर होगी। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि एवरेज हाइट मालवा के प्लेटू की कितनी होती है, 500 मीटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रमुख पर्वत चोटी। इंदौर में है सिगार चोटी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मालवा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या होगी, सिगार चोटी। 881 मीटर हाइट हो जाएगी इसकी, इंदौर में है। इंदौर के पास ही महू है अपना, महू में जानापाव की पहाड़ी है, 854 मीटर इसकी हाइट होगी। फिर धजारी है 810 मीटर हाइट और गोमनपुर है जिसकी 510 मीटर हाइट हो जाएगी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए मालवा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मैं मालवा की बोल रही हूँ, एमपी की नहीं बोल रही, यहाँ पे केवल मालवा के बारे में हम प्रमुख रूप से सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। मालवा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सिगार चोटी इंदौर में है, 881 मीटर इसकी हाइट होगी। और जानापाई दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसकी हाइट 854 मीटर है। जानापाव के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा कि महू में है जानापाव और जानापाव पहाड़ी को परशुराम की जन्म स्थली बोला जाता है। और घड़ी मंदिर या क्लॉक टेम्पल यहाँ बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, घड़ी मंदिर या क्लॉक टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है, जानापाव पहाड़ी के पास के एरिया में, महू में। चंबल घाटी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है। साथ ही साथ एक और नदी है गंभीर नदी, वो भी जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जिस पर इंदौर में यशवंत सागर झील बनी हुई है और ये झील का पानी पीने योग्य पानी के रूप में यूज किया जाता है। तो जानापाव पहाड़ी की पॉइंट क्या क्या हो गए, महू में है। दूसरा परशुराम की जन्मस्थली है। इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो हमारी चंबल नदी और दूसरी मैंने बताया गंभीर नदी। गंभीर नदी पे यशवंत सागर झील है इंदौर में, जिससे पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। तो ये मैंने पॉइंट बता दिए पहाड़ी को लेके। इसके बाद हम देखते हैं कि मालवा के प्लेटू के जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो एक बार रिवाइज करके बता देती हूँ लास्ट में। मालवा का जो नाम है गाइस वो मालव जाति के नाम पे रखा गया। ये पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। मालवा 28% भाग में फैला हुआ है। मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है जो किससे बनी है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी, और यहाँ पे बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है। मालवा जो है यहाँ से कर्क रेखा होकर जाती है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है लगभग मालवा के 9 जिलों से, ठीक है। और मालवा का प्लेटू 19 जिलों में फैला हुआ है। मालवा प्लेटू पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटू एरिया होगा। यहाँ से हमारे फयान नाम के भैया होकर गुजरे और उन्होंने बोला वाह क्या क्लाइमेट है मालवा का, सबसे बेस्ट क्लाइमेट है। तो मालवा के क्लाइमेट को सबसे बेस्ट क्लाइमेट किसने कहा है, फयान नाम के चीनी यात्री ने कहा। मालवा का जो क्षेत्र है यहाँ पे लगभग 75% सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिस वजह से मध्य प्रदेश में मालवा के हिस्से को सोया स्टेट भी कह सकते हैं। यहीं से हमारी बहुत सी नदियां निकलती हैं और ऊपर की ओर जाती हैं, इस वजह से मालवा प्लेटू को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मालवा का जो प्लेटू है गाइस, ऊपर हमारी चंबल नदी जा रही है फ्लो करके और नीचे नर्मदा नदी, तो चंबल और नर्मदा नदी के बीच में जल विभाजन का काम मालवा प्लेटू करेगा। साथ ही साथ ऊपर हमारी गंगा नदी है
और नीचे हमारी नर्मदा नदी है। इन दोनों के बीच में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जो जल विभाजक का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने मालवा प्लेटू के बारे में डिस्कस किया सारे पॉइंट, और मालवा प्लेटू को प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, ये भी ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके जो 2 प्रश्न मैंने पूछे कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम आईडी जो है लर्न विद अमीषा जायसवाल के नाम से ही है, तो आप टेलीग्राम में पा सकते हैं इस वीडियो की पीडीएफ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।